लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया है। सो क्वेश्चन रीड्स, among the following tiger reserves, which has the largest area under critical tiger habitat? So it's a pretty difficult question, क्योंकि बहुत लोगों को ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या होता है वो एग्जैक्टली पता नहीं था 2020 में। एंड देन लार्जेस्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बताना ये भी यहाँ पर डिफिकल्ट होगा। सो व्हाट वी विल गो फॉरवर्ड टू की आंसर देखें। ऑप्शन सी नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। अब क्या क्या कंसेप्ट और कीवर्ड यहाँ से पिक करने हैं, तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का कंसेप्ट आपको देखना होगा, और जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज यहाँ पर मेंशन्ड है ऑलरेडी हम लोग कुछ एक कर चुके हैं, तो आई रियली डू नॉट थिंक कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर वर्क होगा। सो वो भी हमें देखना है। इफ़ यू लुक एट द लोकेशंस, तो कॉर्बेट यहाँ पर है, रणथंबोर इज हियर, सुंदरबन इज हियर एंड नागार्जुन सागर जो हमारा करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू दिस कंसेप्ट फर्स्ट। सबसे पहले क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट और इसी के जैसी एक और टर्म आती है दैट इज क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। दोनों में कंफ्यूजन है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सो व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ये स्ट्रिक्टेस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए किसी भी टाइगर रिजर्व का कोर एरिया होगा। अब इसके जो प्रोविजंस है, दिस प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। सो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स है वी विल मेक श्योर कि यहाँ पर टाइगर्स को हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अवेलेबल होता है। नाउ दिस हैबिटेट्स आर क्रिएटेड बाय कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो भी कम्युनिटीज होगी इस पर्टिकुलर रीजन में, उनकी लाइवलीहुड, उनका एग्जिस्टेंस सभी को प्रोटेक्ट करते हुए हम लोग क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यहाँ पर इंश्योर करेंगे। इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट इनका रिहैबिलिटेशन भी करा जाएगा। देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। नाउ इंटरेस्टिंगली क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की जो टर्म है इट कम्स फ्रॉम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बट CWH कम्स फ्रॉम फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट। ठीक है, और यहीं पर आपका अगला सवाल भी हो सकता है। तो ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट क्या होते हैं, तो ये किसी भी नेशनल पार्क या सेंचुरी के ऐसे एरियाज होंगे विच आर स्पेसिफिकली एंड क्लियरली इस्टेब्लिश्ड केस बाय केस ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दैट दीज एरियाज नीड टू बी केप्ट इनवायलेट फॉर द पर्पज ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन। तो वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन के लिए कुछ एक एरियाज आपको इनवायलेट मतलब अनटच्ड रखने होंगे। ऐसे एरियाज को हम लोग कहेंगे कि ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट जो है वहां से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस ध्यान में रखना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, आई गो फॉरवर्ड टू ऑल दिस प्रोटेक्टेड एरियाज। कॉर्बेट के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम, सुंदरबन और रणथंबोर ये हमारे यहाँ पर टारगेट है। जब बात करेंगे नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व की, तो यहाँ पर नालमला फॉरेस्ट रेंज जो है वहां पर ये लोकेटेड है। कौन सी रिवर फ्लो होती है, तो कृष्णा रिवर ध्यान में रखनी है। सो कृष्णा रिवर क्रिएट्स डीप गॉर्जेस थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया। देन वी हैव सम फॉरेस्ट टाइप्स जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। ट्रॉपिकल ड्राई मिक्स्ड फॉरेस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मैमल्स अगर देखें तो टाइगर हो सकते हैं, लेपर्ड, सॉन एंड सो फोर्थ, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। देन मगर, क्रोकोडाइल, पाइथन अगेन वेरी कॉमन। एंडेमिक स्पीशीज यहाँ पर देखें, सो अश्वमेध रिथिंग स्किक करके एक ऑर्गेनिज्म आपको ध्यान में रखना है। दिस इज समथिंग विच कैन बी अगेन आस्क्ड। मैं फोटो इसका जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया दैट इज सुंदरबन नेशनल पार्क। गंगा डेल्टा से बनता है, टाइडल इन्फ्लुएंस आपको पूरे ही नेशनल पार्क में दिखाई देगा। डोमिनेंट वेजिटेशन जाहिर सी बात है सुंदरी ट्रीज यहाँ पर दिखाई देती है विच इज अ मैंग्रोव। अदर स्पीशीज की बात करें तो एविंशिया, देन राइजोफोरा, ये सारी आपको मैंग्रोव्स की स्पीशीज दिखाई देगी। जितना याद रहेगा उतना ध्यान में रखें। मड फ्लैट्स यहाँ पर होते हैं, दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। मड फ्लैट्स को लेकर भी सवाल पूछा जा सकता है। बाकी आई रियली डू नॉट थिंक कि बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं यहाँ पर। सो वी कैन समटाइम्स हैव गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, इरावती डॉल्फिन भी हो सकती है, एंड ब्राइड्स वेल भी यहाँ पर दिखाई देगी। ऑलिव रिडली टर्टल भी इस पर्टिकुलर रीजन में देखे जाते हैं। सो दैट इज अबाउट सुंदरबंस। देन कम्स रणथंबोर नेशनल पार्क। रणथंबोर जो है राजस्थान में है। लोकेशन देखिए, बानस और चंबल दोनों के बीच में आपको रणथंबोर दिखाई देगा। सो हियर आई हैव बानस एंड हियर आई हैव चंबल। सो दोनों के बीच का जो एरिया है दैट इज रणथंबोर टाइगर रिजर्व या रणथंबोर नेशनल पार्क। अब ये पूरा चंबल का बेसिन भी अगर आप देखें, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पालपुर कुनो यहाँ पर आपको दिखाई देता है, केवलादेव इज हियर एंड रणथंबोर इज हियर। चंबल का ये जो स्ट्रेच है, दिस
चंबल का स्ट्रेच इटसेल्फ इज अ प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर घड़ियाल एज वेल, ठीक है। तो ये सारी जियोग्राफी की लोकेशन वाली चीजें ध्यान में रखें। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, इको रीजन। ये जो भी फॉरेस्ट का टाइप है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चीता के प्रोटेक्शन में इसी का मेंशनिंग है या यही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज काठियावाड़ गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। बाकी फिर पॉपुलेशन टाइगर की है, एंड ऑल्सो जो भी इकोसिस्टम यहाँ पर होगी, टाइगर जिसके ऊपर फीड कर रहे होंगे, वो सारी आपको फौना यहाँ पर दिखाई देगी। सो दैट इज अबाउट रणथंबोर नेशनल पार्क। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर सवाल पूछा गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेके। सो विथ रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो इट स्प्रेड्स ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, यस, जैसलमेर और बाड़मेर 2 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, इनकरेक्ट होगा। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कई बार थोड़ी बहुत हैबिटेशन आपको किसी भी रीजन में दिख जाएगी। सो थर्ड स्टेटमेंट इज इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये यहाँ पर करेक्ट है। इसके पहले भी शायद हमारा कुछ एक डिस्कशन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर हो चुका है। सो 1 and 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्या क्या कीवर्ड और कंसेप्ट आपको डेवलप करने हैं, तो डेजर्ट नेशनल पार्क क्या है उसको समझ लीजिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में भी आपको ध्यान जानकारी होनी चाहिए। सो डेजर्ट नेशनल पार्क फैला हुआ है जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। देन इफ आई टॉक अबाउट वेजिटेशन, कुछ एक स्पार्स वेजिटेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिवान ग्रास, आक श्रब, ये कुछ एक टर्म आप यहाँ पर ध्यान में रखें। आई एम मोर कंसर्न अबाउट द फौना विच इज फाउंड हियर, और फौना में डेजर्ट फॉक्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है, डेजर्ट कैट के बारे में पूछा जा सकता है। अदर देन दैट कई सारे रेप्टाइल्स है, नॉट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इंडियन बस्टर्ड या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इट्स अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, और जनरली ड्राई रीजन्स में आपको ये दिखाई देती है। सो लेट्स टॉक मोर अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड के जो रीजन्स होते हैं या स्क्रबलैंड के जो रीजन्स है, ओपन फील्ड्स जो है, वहां पर जनरली इनका हैबिटेट होता है। प्राइमरीली आपको राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में दिखाई देंगे, बट कुछ एक पॉपुलेशन गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट की कैटेगरी में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साइटेस का अपेंडिक्स 1 लागू होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 यहाँ पर इंप्लीमेंटेड है। मेजर थ्रेट्स अगर आप देखें तो एक पावर लाइन का मुद्दा ध्यान में रखें, ठीक है। जनरली पावर लाइन से ये हिट करके इनका डेथ हो जाता है। पोचिंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और इनके कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये इंप्लीमेंट करा जा रहा है, जिसमें कैप्टिव ब्रीडिंग के तहत इनका पॉपुलेशन जो है वो कंजर्व किया जाएगा। यूनिक बिहेवियर की अगर बात करें तो ये ओमनिवर होते हैं। दीज आर लाइक की लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स, ये भी आप एक स्टेटमेंट ध्यान में रखें। कभी अगर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स, तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो इनका साइज बहुत बड़ा होता है, एंड दे कैन फ्लाई ऑल्सो। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिस भी रीजन में वो रहेंगे वहां पर पेस्ट कंट्रोल और सीड डिस्पर्सन में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड अगेन इस प्रकार के ये बर्ड आप देख लें। सो दिस इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एंड बाकी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आईयूसीएन का स्टेटस क्या है और साइटिस के अपेंडिक्स कौन से होगा। दैट इज अबाउट द डेजर्ट नेशनल पार्क। लेट्स मूव ऑन टू द वन मोर क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इन इंडियन कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस आर कंसिडर्ड एज इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर क्या क्या होगा वो पूछा है। नाउ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इको फ्रेंडली होगा, जाहिर सी बात है, आप सॉइल का कंजर्वेशन करेंगे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, फर्टिलिटी रिस्टोर करते हैं लेग्यूम को कल्टीवेट करके। टेंसिनोमीटर का यूज, सॉइल मॉइस्चर को हम लोग कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करेंगे और उस हिसाब से एग्रीकल्चर में हम लोग इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखिए वर्टिकल फार्मिंग को लेके ना थोड़ा सा डाउट है। ट्रेडिशनल सेंस में ये कहा जाता है कि हाँ वर्टिकल फार्मिंग भी एक इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर का तरीका है, बट यूपीसी इज नॉट अग्रीइंग विद दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो 1, 2 and 3 इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर हियर। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या क्या कीवर्ड और कंसेप्ट यहाँ से आपको पिक करने हैं, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और क्रॉपिंग पैटर्न को लेके थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन का क्या फायदा है, टेंसिनोमीटर क्या होता है, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। वी बाय एंड लार्ज वी नो, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेजर क्रॉप है खरीफ का, दैट इज राइस। देन रबी की क्रॉप की अगर हम बात करें तो व्हीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप। देन इन जायद क्रॉप्स अगर आप देखिए वाटरमेलन, क्यूकम्बर, पंपकिन, ये बहुत बेसिक जानकारी। आई एम रियली नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्रॉपिंग पैटर्न को लेके कुछ एक जानकारी मुझे यहाँ पर नहीं मिली। लेकिन मुझे जो लगता है जो आपको पता होना चाहिए, ये कुछ एक जानकारी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। ये स्टेटमेंट्स उठाकर पूछ लिए जा सकते हैं, या इकोनॉमिक सर्वे में भी अगर कोई कंटेंट आता है तो दैट कंटेंट ऑल्सो नीड्स टू बी
prepared in here. So increasing cropping intensity, तो cropping intensity rise होती है from 111% in 1950-51 to 151% in 2019-20. फूड क्रॉप्स का आपको प्रोपोर्शन जो है वो डिक्लाइन होते हुए दिखाई देता है. सो इन 2020 21 पीरियड को अगर आप कंपेयर करें 1970 टू 71, तो फूड क्रॉप्स जो है 11.62% से डिक्लाइन हुए. बहुत इंटरेस्टिंग ये नंबर है. फूड ग्रेन का एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिक्लाइन होता है, लेकिन फूड प्रोडक्शन बढ़ा है. ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपको एग्जाम हॉल में कंफ्यूज करेगा. अब डिक्लाइन जो हुआ है उसको कौन रिप्लेस कर रहा है? कमर्शियल क्रॉप्स रिप्लेस कर रहे हैं. तो यहाँ पर कॉटन और शुगर केन का जो एरिया है इट हैज ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड व्हाइल कोर्स सीरियल्स हैव डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली. सो ये कुछ एक बेसिक जानकारी मैंने यहाँ पर पुट करी है. आई बी वेटिंग फॉर इकोनॉमिक सर्वे दिस ईयर का, और जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे दिस ईयर का आता है तो वी विल ऑल्सो बी डूइंग एडिशनल थिंग्स इन हियर. देन टेंसिनोमीटर क्या है? तो टेंसिनोमीटर ये यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द वाटर पोटेंशियल, ताकि आप इरिगेशन को अच्छे से मैनेज कर सके. तो इस प्रकार का ये टेंसिनोमीटर होता है. ऑप्टिमल यूज ऑफ वाटर आप यहाँ पर करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेंसिनोमीटर. करंट अफेयर्स में कुछ एक इसी को लेके क्रॉपिंग पैटर्न या किस प्रकार की जो डेटा है कृषि में यहाँ पर जनरेट होगा, उसको लेके कुछ एक करंट अफेयर्स का इशू था. कृषि DSS करके एक सैटेलाइट सिस्टम बेस्ड रियल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है. देखते हैं कृषि DSS में क्या किया जाएगा. सो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इसको कहा जाता है. तो ये जियो स्पेशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म है. इसमें आपको मिलेगा वेदर पैटर्न का अपडेट, क्रॉप मैपिंग एंड मॉनिटरिंग का अपडेट, क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में जानकारी दी जाएगी, ड्रॉट मॉनिटरिंग करा जाता है, सॉइल प्रोफाइल का भी डेटा इसमें से अवेलेबल होता है, और फ्लड इम्पैक्ट असेसमेंट भी इसमें से किया जाएगा. साथ ही साथ पेस्ट अटैक जैसी जो भी इवेंट है उसका आपको एक अर्ली वार्निंग भी दिया जाएगा. तो दिस इज वेरी रिवॉल्यूशनरी कृषि DSS. और व्हाई आई हैव लाइक इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर पार्ट इन एग्रीकल्चर, ये क्वेश्चन बहुत मिसमैच होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये टेंसिनोमीटर वगैरह यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ, थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया, तो उसी थीम को लेके फिर अगला क्वेश्चन ये कृषि DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे भी पूछा जा सकता है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिगेशन को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया है. ऑलरेडी हम लोग फर्टिगेशन के बारे में क्वेश्चंस कर चुके हैं. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर? तो फर्टिगेशन कंट्रोल करेगा एल्कैलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल. सो ये आप कर सकते हैं, जो भी पानी आप इरिगेशन के लिए यूज करेंगे तो फर्टिगेशन की मदद से आप डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस उसमें यूज कीजिए और अल्कैलिनिटी जो है वो आप उसमें कंट्रोल कर सकते हैं. देन वी मूव फॉरवर्ड टू एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट. ये नहीं पॉसिबल है क्योंकि रॉक फॉस्फेट जो है ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, या उसके प्रेसिपिटेट बनते हैं जो आपके ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या किसी भी इरिगेशन सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे. इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू प्लांट्स इज पॉसिबल. टारगेटेड डिलीवरी होती है तो जाहिर सी बात है कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी. रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज आल्सो पॉसिबल. यस, ये भी यहाँ पर सही होगा. लेकिन ये जो रिडक्शन इन लीचिंग वाला मुद्दा है, जनरली आपकी ड्रिप इरिगेशन से ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में आप क्या करेंगे, रूट तक सारे जो फर्टिलाइजर है उसको अप्लाई करेंगे. मान लीजिए स्प्रिंकलर से आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो देन मे बी लीचिंग इज नॉट गोइंग टू बी द लाइक सोल्यूशन नहीं होगा लीचिंग का उसमें. सो 1, 3 and 4 ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. बाकी मैं एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड कर चुका हूँ. फर्टिगेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है, लेकिन ऑलरेडी मैं फर्टिगेशन को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुका हूँ. आई थिंक सेकेंड टाइम यहाँ पर ये डिस्कशन होगा फर्टिगेशन का. तो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन आप करेंगे इरिगेशन वाटर के साथ, उसको आप कहेंगे फर्टिगेशन. ड्रिप सिस्टम का ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल किया जाता है. आपकी जो फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन की एफिशिएंसी है, दिस एफिशिएंसी इंक्रीजेस बाय 80 to 90%. क्या क्या एडवांटेजेस है फर्टिगेशन के यहाँ पर दिए हैं. तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन आपका इंप्रूव हो जाएगा, यील्ड बेटर हो जाएगी, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, रिसोर्स कंजर्व करेंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलेंगे. कौन कौन से फर्टिलाइजर इसमें यूज किए जा सकते हैं? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आप यूज करेंगे, यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसका आप यूज कर सकते हैं. क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि ये हाईली सोल्यूबल है, नॉन प्रेसिपिटेटिंग है और आइडियल होंगे आपके फर्टिगेशन के लिए. फॉस्फोरस फर्टिलाइजर भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सुपर फॉस्फेट या फॉस्फेटिक सॉल्ट जो है वो यहाँ पर अवॉइड किए जाते हैं बिकॉज दे विल कॉज प्रेसिपिटेशन. तो रॉक फॉस्फेट हम लोग उसी के लिए अवॉइड करते हैं. देन पोटेशियम फर्टिगेशन भी करा जा सकता है. बाकी फिर डिटेल्स यहाँ पर दी गई है.
So that was about fertigation wala question, and then we move forward to the next question, that is regarding social cost of carbon यहाँ पर पूछा गया है. तो what's a social cost of carbon? So social cost of carbon, it is a measure in monetary value of long term damage done by a ton of CO2 emission in a given year. अब इसमें ना बहुत नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी. अगर आप एक बेसिक कॉमन सेंस अप्लाई करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इवन देन यू विल बी एबल टू गेट दी परफेक्ट आंसर. ठीक है. तो सोशल कॉस्ट की बात करी गई है, तो क्लाइमेट रिफ्यूजी के बारे में यू विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट. कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन की भी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, या रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर अ कंट्री और सोशल कॉस्ट का एज सच वी डू नॉट फाइंड एनी अप्लीकेशन. ठीक है. सो उस हिसाब से आपको चीजें जो है यहाँ पर ध्यान में रखनी है. सो दैट वाज अबाउट दिस सोशल कॉस्ट वाला क्वेश्चन. ऑफ क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा आई रियली डू नॉट थिंक कि इसको लेके फिर आगे और सवाल पूछे जाएंगे. सो दैट इज अबाउट 2020 के क्वेश्चंस. विल सी यू इन नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू एवरीवन.